नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीसी क्लासेस पर। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के ऐसे स्वर्णिम युग में जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। वह है मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक तक इस साम्राज्य ने न केवल भारतीय राजनीति को बदला बल्कि धर्म, संस्कृति और प्रशासन में गहरी छाप छोड़ी। तो आइए मजेदार और ज्ञानवर्धक बहुविकल्पीय प्रश्नों के जरिए इस महान साम्राज्य की यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी समुद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। मेरे प्यारे बच्चों, 322 ईसा पूर्व। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास। देखिए, यहाँ पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार कौन थे? जी हाँ, प्रमुख सलाहकार कौन थे? ए भास्कराचार्य, बी विष्णुगुप्त, सी वल्लभाचार्य या डी पतंजलि। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही उत्तर है वो बी विष्णुगुप्त। जी हाँ, इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य या चाणक्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रमुख मंत्री थे। इन्हीं के सलाह से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हमारा प्रश्न है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्य एम्पायर? ठीक है, तो यहाँ देखिए विकल्प देखते हैं, उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी मगध या डी वैशाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी होती थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ से हमारा चौथा प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों कि मौर्य काल में विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने किस शासक के दरबार में यात्रा की थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प हैं अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी आपके बिंदुसार या डी आपके समुद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मेगास्थनीज थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अपनी यात्रा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? हमारे विकल्प हैं ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका या महावंश या राजतरंगिणी। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम हमारा बी विकल्प सही होगा, इंडिका। जी हाँ, हमारा बी विकल्प सही होगा, इंडिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने चलते हैं हम। देखिए, हमारा छठा नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? देखिए, हमारे चार विकल्प हैं। हमारा प्रश्न, आफ्टर विच वॉर डिड अशोक बैलेंस बुद्धिज्म? हमारे विकल्प हैं ए मगध युद्ध या बी कलिंग युद्ध या सी उज्जैन युद्ध या डी पाटलिपुत्र। मेरे प्यारे बच्चों, जो अशोक थे उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन होता है कलिंग युद्ध के बाद। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा सातवां नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में पाए जाते हैं? जी हाँ, जो अभिलेख या शिलालेख हैं उनके वो किस लिपि में पाए जाते हैं? ए ब्राह्मणी, बी खरोष्ठी, सी नागरी या डी तमिल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला विकल्प सही होगा। अशोक के जो अभिलेख या शिलालेख है वो मुख्यतः ब्राह्मणी लिपि में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण और आठवें प्रश्न की ओर। देखिए, यहाँ पूछा गया, धम्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? ए विकल्प है चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा सही उत्तर है वो सी है, अशोक। जी हाँ, अशोक ने धम्म शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं अपने 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, यहाँ विकल्प है शालिशुक, बी अशोक, सी बृहद्रथ या डी दशरथ। जो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही विकल्प होगा वो सी, ये बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये भी उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है, बृहद्रथ मौर्य की हत्या किसने की थी? हमारे विकल्प हैं पुष्यमित्र शंकु, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त या डी कार्तिकेय। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प सही होगा,
पुष्यमित्र शंभु ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे विकल्प है मेगस्थनीज, बी कालिदास, सी चाणक्य या डी बाणभट्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, चाणक्य। आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया है, मौर्य काल में मुद्रा किस धातु की होती थी? एक सोना, बी चांदी, सी तांबा या डी पंच धातु। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो डी विकल्प है हमारा वो सही होगा, पंच धातु से मिश्रित होते थे मौर्य काल के जो मुद्राएं होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ कहा गया, अशोक ने किस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। देखिए बौद्ध जो समितियां या बौद्ध परिषद हुए वो 4 होते हैं और उन चारों में से जो अशोक हैं वो तीसरी बौद्ध समिति या बौद्ध परिषद हुआ था उसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? ये भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता। ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र या सी वैशाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, या तीसरी बौद्ध स्थगित जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, मौर्य काल में अमात्य शब्द का क्या अर्थ होता था? ए सेनापति, बी दरबारी नायक, सी मंत्री या डी पुरोहित। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा मौर्य काल में जो सी ऑप्शन है, मंत्री। जी हाँ, मंत्री को अमात्य शब्द से संबोधित करते थे। आगे चलते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। यहाँ कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक से संधि की थी? ए डेरियस, बी अलेक्जेंडर, सी सेल्यूकस निकेटर या एंटीओकस। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही उत्तर होगा सी विकल्प सही होगा, सेल्यूकस निकेटर। 305 ईसा पूर्व में युद्ध होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य इसे हरा देते हैं और कई संधियों के तहत इस युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक से संधि की? तो हमारा उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर। आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए उसी से मिलता जुलता हमारा ये प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि परिणाम क्या हुआ? ए चंद्रगुप्त ने यूनान पर कब्जा किया, बी चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्र प्राप्त किए, सी चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र छोड़ा या डी सेल्यूकस ने भारत छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा बी विकल्प है, चंद्रगुप्त ने पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्रों को प्राप्ति किए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ देखिए कहा गया है, मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति का वर्णन किसने किया है? ए प्लूटार्क ने, बी हेरोडोटस ने, सी मेगस्थनीज ने या प्लूटोलेमी ने। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो मौर्य साम्राज्य में मेगस्थनीज था, एक प्रसिद्ध इसकी बुक इंडिका है जिसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्तियों का वर्णन किया गया। तो मेगस्थनीज आप याद रखिएगा। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका आप पहले पढ़ चुके हैं अभी। देखिए 19 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में किस सम्राट को चक्रवर्ती कहा जाता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी दशरथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम्राट अशोक जो है एक चक्रवर्ती राजा कहलाए। जी हाँ, अशोक। आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पूछा गया है, बिंदुसार को किस और नाम से भी जाना जाता था? अमित घात, अमित्र घात या सी धर्मराज या डी प्रियदर्शी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इस विकल्प का जो प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प होगा वो सही होगा, अमित्र घात। जी हाँ, अमित्र घात 20वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे देखिए यहाँ पूछा गया है, अशोक के समय विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन भेजे गए? जी हाँ, ए भिक्षु और व्यापारी, बी अशोक के पुत्र और पुत्री या सी सेना या डी ब्राह्मण। तो मेरे प्यारे बच्चे, अशोक जो कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, उसके प्रचार प्रसार में लग गए। उसी के तहत उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा है ना। तो हमारा सही उत्तर होगा बी अशोक के पुत्र और पुत्री। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा यहाँ पूछा गया है, अशोक के पुत्र का नाम क्या था जिसने श्रीलंका में धर्म का प्रचार किया? जी हाँ, उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। यहाँ नाम पूछा गया है, ए महेंद्र, बी कुणाल या सी तिष्य या डी देववर्मन। तो मेरे प्यारे बच्चे, अशोक के उस पुत्र का नाम जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, महेंद्र। जी हाँ, महेंद्र सही विकल्प होगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ भी उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अशोक की बेटी का नाम क्या था? जी हाँ, तो प्रियदर्शनी, बी संघमित्रा, सी यशोमती, डी विजया। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर जो होगा वो बी विकल्प होगा, संघमित्रा जो था अशोक की बेटी का नाम था। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है। यहाँ 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है, अशोक ने किस लिपि में शिलालेख खुदवाए? तो ए ब्राह्मणी और खरोष्टी, बी देवनागरी, सी तमिल या डी फारसी। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला विकल्प से होगा, ब्राह्मणी और खरोष्टी में उनके अधिकांश शिलालेख लिखे गए। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ए सारनाथ, बी बोधगया, सी उज्जैन या डी पाटलिपुत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अशोक ने किस स्थान पर सबसे प्रसिद्ध स्तंभ बनवाया? जी हाँ, उनके जो शिलालेख या प्रमुख स्तंभ थे उनमें सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ पर है? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ या सी वैशाली या डी हमारा राजगृह। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा बी सारनाथ। जी हाँ, सारनाथ इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमसे कहता है कि अशोक के किस स्तंभ पर शेरों की आकृति है जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? ए वैशाली, बी सारनाथ, सी पाटलिपुत्र या डी उज्जैन। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही विकल्प होगा वो सारनाथ। जी हाँ, सारनाथ से हमारा जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उसे लिया गया है, जो भारत का एक राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण 28 नंबर प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को अपनाया था? ठीक है, ए हीनयान, बी महायान या सी थेरवाद या ब्रजयान। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा सी थेरवाद। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत में कौन सा धर्म स्वीकार किया? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने ए बौद्ध धर्म, बी वैदिक या सी जैन या अजीवक। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास कहाँ लिया? तो मेरे प्यारे बच्चों ए पाटलिपुत्र, बी श्रवणबेलगोला या सी काशी या डी राजगृह। तो मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया तो श्रवणबेलगोला में उन्होंने राजसी जीवन से संन्यास लिया और जैन धर्म को अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये याद रखिएगा श्रवणबेलगोला इसका सही उत्तर है और यह स्थान कर्नाटक में है और ये एक जैनों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा गया मौर्य प्रशासन में धर्म महामात्र का कार्य क्या होता था? जी हाँ, धर्म महामात्र का कार्य क्या होता था? एक कर संग्राहक, बी धार्मिक नीति का प्रचार, सी सैन्य नेतृत्व या डी न्याय देना। तो देखिए हमारा इससे आप धर्म महापात्र है तो इससे से आप रिलेट करा सकते हैं कि धार्मिक नीति के प्रचार करना धर्म महापात्र का मुख्य कार्य होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा 32 नंबर प्रश्न कहता है, मौर्य शासन में न्यायालय प्रमुख को क्या कहा जाता था? जी हाँ, न्यायालय प्रमुख को क्या कहा जाता था? ए महामात्य, बी धर्माध्यक्ष या सी सेनापति या डी पुरोहित। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा बी विकल्प सही होगा, धर्मा अध्यक्ष जो थे वो न्यायालय प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा 33 नंबर प्रश्न है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 33 नंबर है, मौर्य काल में यातायात और व्यापार के अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए हमारे विकल्प हैं पण्याध्यक्ष या धर्माध्यक्ष, सी अग्निपाल या नगराध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा पहला ए विकल्प से होगा, पण्याध्यक्ष जो है आपके यातायात और व्यापार के अधिकारी को कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न में है, नगर प्रशासन का दायित्व किसके पास था? जी है, नगर प्रशासन का दायित्व किसके था? ए ग्रामीण, बी नगराध्यक्ष या सी पुरोहित या डी धर्मपाल। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा 34 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो बी उत्तर होगा, नगराध्यक्ष। जी हाँ, नगराध्यक्ष इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य का पतन किस शताब्दी में हुआ? तो हमारा ये पहला विकल्प सही होगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? जी हाँ, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो यहाँ पर पूछा गया है ए बौद्ध धर्म,
बी जैन धर्म, या सी आजीवक संप्रदाय, या डी वैदिक धर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा सी विकल्प सही होगा, आजीवक संप्रदाय। जी हाँ, आजीवक संप्रदाय से बिंदुसार संबंधित थे। आगे चलते हैं, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा 37 नंबर प्रश्न है, अशोक राजगद्दी पर कब बैठे? जी हाँ, अशोक राजगद्दी पर कब बैठे? ए 273 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, या 232 ईसा पूर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा 273 ईसा पूर्व में अशोक राजगद्दी सिंहासन पर बैठते हैं। आगे देखिए, यहाँ पूछा गया है, अशोक के राजगद्दी पर बैठने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, या सी तक्षशिला, या कांची। तो मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा सही उत्तर होगा उज्जैन के। जी हाँ, उज्जैन के राज्यपाल थे। आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है, कलिंग का युद्ध अशोक ने किस वर्ष लड़ा? जी हाँ, 250 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, या 240 ईसा पूर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध। ठीक है, आगे देखिए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, अशोक द्वारा लिखे शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़े? देखिए, जॉन मार्शल, बी अलेक्जेंडर कर्निगम, या जेम्स प्रिंसेप, या डी मेगास्थनीज। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक द्वारा लिखे शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, आगे देखिए, 41 नंबर प्रश्न है, अशोक द्वारा लिखे कुल शिलालेखों की संख्या कितनी है? ए 33, बी 50, सी 14, या डी 17। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल बात करी जा रही है कुल शिलालेखों की, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 33। यहाँ कुल उनके 33 शिलालेख पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पर देखते हैं हमारा जो 42 नंबर प्रश्न है, यहाँ कहा गया है, कलिंग की राजधानी क्या थी? जी हाँ, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, बी पिपली, या सी धौली, या डी कटक। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा पहला विकल्प तोसली। जी हाँ, तोसली जो है कलिंग की राजधानी थी। ठीक है, आगे देखिए, हमारा 43 नंबर प्रश्न कहता है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकट को कब हराया था? 321 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, या 322 ईसा पूर्व। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी विकल्प सही होगा, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, 44 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, किस शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? ठीक है, ए कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख को, बी नागार्जुन कोंडा शिलालेख को, या गुजरा शिलालेख को, या रूपनाथ शिलालेख को। तो मेरे प्यारे बच्चों रानी का अभिलेख जो है आपका प्रयागराज पास स्थित कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पूछा गया है कि किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में की गई है? तो देखिए, ए 11वां शिलालेख, बी 14वां शिलालेख, या सी 7वां, या डी 13वां शिलालेख। तो मेरे प्यारे बच्चों धम्म की जो व्याख्या की गई है वो आपका पहला विकल्प सही होगा, 11 यानी 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य में कर संग्रह करने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? जी हाँ, ए अमात्य, बी संहिताध्यक्ष, या सी संख्याध्यक्ष, या समाहर्ता। जी हाँ, मौर्य साम्राज्य में जो कर संग्रह सर्वोच्च अधिकारी होता था वो मेरे प्यारे बच्चों डी विकल्प से होगा, समाहर्ता जो होता था वो सर्वोच्च अधिकारी कर संग्रह का था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है, मौर्य काल में कौन सा कर केवल नगद रूप से वसूला जाता था? Which tax during the Maurya period was collected only in cash? तो हमारे विकल्प है, ए हिरण्य कर, बी बलि कर, सी पिंड कर, या जल कर। तो मेरे प्यारे बच्चों जो नगद के रूप में मौर्य काल में जो टैक्स पड़ता था वो हिरण्य कर कहलाता था। ए विकल्प सही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये 48 नंबर प्रश्न से कहते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हाँ, ये प्रश्न हमें लगता है हमने पहले कर दिया है।
फिर भी आपके अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक है कि आप इसका उत्तर दें। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बी बृहद्रथ, या सी दशरथ, या डी कुणाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा बी बृहद्रथ, जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, जिसे पुष्पवीर शंगु द्वारा हत्या कर दी जाती है और उसी के द्वारा मौर्य वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ना। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से पूछिए, देखिए उन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये बात बिल्कुल ही सही है। उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारियों से उत्तर और पश्चिम भारत को जीत लिया, जी हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसा नीति अपनाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बौद्ध धर्म के अपनाकर कलिंग के बाद अहिंसा की नीति अपनाई, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में बात सही नहीं है। अशोक के संदर्भ में अगर ये बात कही जाती तो सही होता। ठीक है, अगला है उन्होंने जैन धर्म अपनाया और जीवन के अंतिम समय में दक्षिण भारत चले गए, जी हाँ, बिल्कुल ही सही है। तो जो हमसे पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो सी विकल्प होगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाकर कलिंग युद्ध के पश्चात अहिंसा नीति अपनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में ये कथन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपने 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पूछा गया है 50 नंबर प्रश्न पे कि सम्राट अशोक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी तरीके से सही विकल्प है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और धर्म का प्रचार किया, ये भी बिल्कुल सही बात है। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। ठीक है, अगला है उन्होंने अपने शासन काल में कभी युद्ध नहीं किया। जी हाँ, उन्होंने अपने शासन काल में कभी युद्ध नहीं किया, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और युद्ध से ही आप जान सकते हैं कि कलिंग के युद्ध से ही वो इतना भीषण रक्तपात देखकर वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ था। उसके बाद उन्होंने युद्ध ना करने की ठानी। ठीक है, आगे देखिए, उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से अपने आदेश को प्रजा तक पहुंचाया, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो जो हमसे प्रश्न में कहा गया है कौन सा कथन गलत है अशोक सम्राट के संदर्भ में, तो मेरे प्यारे बच्चों, सी उन्होंने अपने शासनकाल में कभी युद्ध नहीं लड़े, ये कथन पूरी तरीके से गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण जो मौर्य साम्राज्य के थे वो किए। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देते रहें। आप सभी का चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।